हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 21 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था वहां से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है विकास डैश है। ऑप्शन है फर्स्ट एक आयामी, सेकंड है एक दिशीय, थर्ड है में बदलाव किया जा सकता है और फोर्थ है आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित। तो विकास में केवल आनुवंशिकता का ही रोल नहीं होता है बल्कि वातावरण का भी होता है। साथ ही विकास एक आयामी नहीं बहुआयामी है और यह केवल एक दिशा में नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। विकास में बदलाव संभव है, बदलाव किया जा सकता है। अच्छा इन्वायरमेंट देकर, अच्छा पर्यावरण अगर आप बच्चे को देंगे तो उसका जो विकास है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। ऑप्शन फर्स्ट है मित्रों का चयन, सेकंड है आंखों का रंग, थर्ड है शैक्षणिक सफलता और फोर्थ है शिक्षा में रुचि। तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है इसमें क्या है, यह पूर्णतः वातावरण द्वारा नियंत्रित होता है। जबकि ऑप्शन जो सेकंड है आंखों का रंग जो है वो पूर्णतः आनुवांशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है परिपक्वता, सेकंड है निष्क्रिय सामाजिकरण, थर्ड है प्राथमिक सामाजिकरण और फोर्थ है द्वितीयक सामाजिकरण। तो देखिए, यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर, द्वितीय सामाजिकरण का उदाहरण है स्कूल। जबकि अगर बात प्राथमिक की होती तो वहां पर हमारा परिवार आ जाता। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आज्ञा पालक और दंड अभिविन्यास, सेकंड है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, थर्ड है कानून और आदेश पालन अभिविन्यास और फोर्थ है सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। बात की जा रही है यहाँ पारंपरिक नैतिकता की, यानी जो दूसरा स्तर होता है और उसमें जो तीसरी अवस्था है। इन्होंने तीन स्तर दिए हैं और तीनों में ही दो दो अवस्थाओं की बात इन्होंने की है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड, तीसरी अवस्था जो होता है वो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास का। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट है समायोजन, सेकंड है आत्मसातीकरण, थर्ड है अनुकूलन और फोर्थ है संगठन। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, इसे हम समायोजन कहते हैं। वहीं आत्मसातीकरण क्या होता है, जब हम अपने वर्तमान स्कीमा में कुछ ऐड करते हैं तो वो हमारा आत्मसातीकरण हो जाएगा। लेकिन जब हमें स्कीमा में कुछ मॉडिफाई करना होता है, कुछ परिवर्तन करना होता है तो वो हमारा समायोजन हो जाता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, सेकंड है स्कीमा, थर्ड है अग्रिम संगठन, फोर्थ है संवेदी मुद्रक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड स्कीमा। अगला प्रश्न है रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है। ऑप्शन फर्स्ट है सिगमंड फ्रायड का मनोयौनिक सिद्धांत, सेकंड है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, थर्ड है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत और फोर्थ है बीएफ स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। यहाँ पर वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हुआ था उसे वो अप्लाई कर रही हैं, क्योंकि सहपाठियों द्वारा अधिगम हो रहा है, समूह बनाकर समाज से बच्चे सीख रहे हैं एक साथ। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है, जिसे हम लोग स्कैप फोल्डिंग भी कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, सेकंड है रटना, थर्ड है इशारे एवं संकेत, फोर्थ है सहपाठियों संग साझा शिक्षण। तो देखिए, रटना जो है वो पाठ का यानी स्कैप फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है, हमें रटने को बढ़ावा नहीं देना होता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, सेकंड है सामूहिक सहयोगिता, थर्ड है वेधन व दोहराव और फोर्थ है प्रयोगात्मकता। तो देखिए, ड्रिल और प्रैक्टिस को हम बार बार दोहराने को सही नहीं मानते हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन फर्स्ट है चार्ल्स स्पेयरमैन, सेकंड है अल्फ्रेड बीने, थर्ड है थियोडोर साइमन और फोर्थ है हार्वर्ड गार्डनर। तो देखिए, सामान्य बुद्धि के विचार को नकार कर बुद्धि के अनेक विशिष्ट मतलब अनेक प्रकार इन्होंने बताए थे, वो है हार्वर्ड गार्डनर, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एक प्रश्न आपका हार्वर्ड गार्डनर से हर शिफ्ट में पूछा ही गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है संकल्पनात्मक मूल्यांकन, सेकंड है संरचनात्मक मूल्यांकन, थर्ड है एक आयामी मूल्यांकन और फोर्थ है मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। तो मानकीकृत या फिर एक आयामी मूल्यांकन हमारा सही नहीं होता है, यह बहुआयामी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। संरचनावादी कक्षा में संरचनात्मक मूल्यांकन सही होता है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों की आत्मकेंद्रियता का द्योतक है, सेकंड है बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, ऑप्शन थर्ड है जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है और फोर्थ है यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता है। देखिए, वाइगोत्स्की ने जो निजी संवाद की बात की थी, इन्होंने इसमें कहा था कि निजी संवाद जो होता है वो बच्चे अपने कार्य को वो दिशा प्रदान करते हैं, मार्गदर्शक के रूप में होता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा सही हो जाएगा। जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता करता है हमारा निजी संवाद। अगला प्रश्न है, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है, यह किसको दर्शाता है? ऑप्शन फर्स्ट है जेंडर निरंतरता, सेकंड है जेंडर सशक्तिकरण, थर्ड है जेंडर विविधता और फोर्थ है जेंडर रूढ़िवादिता। तो किसी भी चीज से, किसी एक कपड़े से, रंग से, कलर से बांध के देखना जेंडर को, यह क्या है? जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां केवल पिंक कलर के कपड़े पहनती हैं और लड़के नहीं पहन सकते, या फिर लड़कियां केवल गुड़ियों से ही खेल सकती हैं, कार से नहीं खेल सकती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन ए, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। कारक है आर, जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है, सही विकल्प चुनें। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, ए सही है, लेकिन आर जो कारक है वो गलत है। देखिए, शिक्षा असफल हो जाती है, उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता जब हम बच्चों से यह उम्मीद करें कि वो केवल जो हमने पढ़ाया उसको एज इट इज वो सुना दे, उसमें अपना विचार न दे, अपना तर्क न दे, तो यह यहाँ पर यह शिक्षा का मतलब नहीं है, यह तो केवल रटना हुआ। इसलिए यहाँ पर तो यह कथन जो है ये हमारा सही है, लेकिन बाद में दिया गया है कि जानकारी का पुनः उत्पादन, यानी जो उन्होंने सीखा है उसको सुना देना सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है, तो यह अर्थपूर्ण अधिगम कहां से हुआ? इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन फर्स्ट है कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, सेकंड है छात्र क्रियाशील हैं परंतु अध्यापक निष्क्रिय है, थर्ड है अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं, फोर्थ है अध्यापक क्रियाशील हैं परंतु छात्र निष्क्रिय हैं। तो देखिए, कक्षा में अध्यापक और छात्र दोनों का ही क्रियाशील होना जरूरी है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं, सेकंड है कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके, थर्ड है संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर और फोर्थ है छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना लें। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट,
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो कथन है वो हमारा सही है, लेकिन फोर्थ जो है वो सही नहीं है कि बच्चों से हम यह उम्मीद करें कि वे खुद को पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, आपको लगेगा कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्यों सही हुआ। इसमें दिया गया है कि अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। तो यह विचार करना सही बात है कि हम अपने उन विचारों पर उन पर विचार करें कि हमारे अंदर कोई ऐसा लिंग को लेकर या फिर किसी की जाति को लेकर कोई पूर्वाग्रह तो नहीं है। तो इस पर चिंतन करना हमारा सही ऑप्शन होता है, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमनी की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशी कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर, सेकंड है मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर, थर्ड है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शीय संसाधनों का प्रावधान करके, और फोर्थ है छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करके। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि बात की जा रही है एक दृष्टिबाधित छात्र की, तो हम उसे ऐसा संसाधन देंगे, ऐसा कुछ देंगे जिसे वो टच करके सीख सके। ऐसा नहीं अगर हम छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट वर्कशीट दे देते हैं तो उससे उसे क्या फायदा होगा, वो तो देख नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है। ऑप्शन फर्स्ट है मानसिक क्षति, सेकंड है कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, थर्ड है अभिसारी सोच, और फोर्थ है अपसारी सोच। तो देखिए, अलग अलग तरीकों से सोचना क्या होता है, वो है हमारा अपसारी सोच होता है। अभिसारी सोच के अंदर क्या होता है कि हम बस एक ही तरीके से सोचते हैं, इसलिए ऑप्शन फोर्थ यहाँ सही आंसर होगा। अगला है, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है। ऑप्शन फर्स्ट है पठन वैकल्य, सेकंड है स्वलीनता क्रम विकार, थर्ड है शैक्षिक असहायता, और फोर्थ है लेखन वैकल्य। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। वह जो है वो डिस्लेक्सिया से ग्रस्त है, उसका लक्षण है प्रारंभिक लक्षण है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। ऑप्शन फर्स्ट है व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण, सेकंड है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, थर्ड है सहयोगात्मक अधिगम, और फोर्थ है मानकीकृत निर्देश। तो देखिए, मानकीकृत और प्रतिस्पर्धा को हमें बढ़ावा नहीं देना होता है कक्षा में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड इसका सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन थर्ड में मौजूद है। अगला प्रश्न है, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है निष्क्रिय प्राणी के रूप में, सेकंड है छोटे वयस्कों के रूप में, थर्ड है दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है, और फोर्थ है अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। तो देखिए, संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को हम लोग देखते हैं कि बच्चा जिज्ञासु है, बच्चा सक्रिय है, वो जानने के लिए उसमें ज्यादा उत्सुकता है, तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही हो जाएगा, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। अगला प्रश्न है, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों की असफलता का गुणरोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों में किया जा सकता है, सेकंड है बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है, थर्ड है वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं, फोर्थ है हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चे भी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की है, और साथ ही यह नहीं कहा जा सकता है कि जिनके माता पिता स्कूल नहीं गए हैं उनके बच्चे को वो पढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड। अगर बच्चा असफल होता है तो गलती बच्चे की नहीं है बल्कि पूरी व्यवस्था की है, वो माना जाता है कि व्यवस्था हमारी फेल हो गई है, बच्चा असफल नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि माना जाता है कि व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा किया गया है, इसीलिए बच्चा असफल हुआ, यानी पूरी व्यवस्था ही फेल हो गई। अगला प्रश्न है,
एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है वेधन तथा अभ्यास द्वारा। सेकंड है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। थर्ड है विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। फोर्थ है अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। अर्थपूर्ण अधिगम तभी संभव हो पाता है जब जो भी हम पढ़ाते हैं वो विद्यार्थियों के जीवन के साथ उसमें संबंध हो, रिलेशन हो। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। सेकंड है ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा। थर्ड है अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा। और फोर्थ है छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यह क्या है, अधिगम के स्थानांतरण कर ये अधिगम का ट्रांसफर हो रहा है और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान के अर्जन में रुकावट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर उनके लिए छात्रों के लिए बोझ बन जाएगा या फिर भ्रांतियों को बढ़ावा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, ये जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती है? ऑप्शन फर्स्ट है बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया। सेकंड है धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया। और थर्ड है 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो देखिए, ये सभी जो अनुभव है, ये जो सभी यादाश्त है, मेमोरी में जो है, वो दीर्घ अवधि स्मृति है। आप इन चीजों को जल्दी भूल नहीं पाते हैं, या फिर आप ये आपकी स्मृति में काफी समय तक बनी रहती है। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। सेकंड है शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है। थर्ड है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। फोर्थ है यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो देखिए, इसमें हमें गलत कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं उससे हम छात्रों को ग्रेड में या फिर उनके पदों को निर्धारित करने में मदद करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है? ऑप्शन फर्स्ट है आंतरिक अभिप्रेरणा। सेकंड है गुण विषयक अभिप्रेरणा। थर्ड है बाह्य अभिप्रेरणा। और फोर्थ है स्थिति विषयक अभिप्रेरणा। तो देखिए, जब आप इंटरनली मोटिवेट होते हैं तो आप ज्यादा संतोषजनक या आनंददायक महसूस करते हैं। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा हमारे लिए सही होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं या अपेक्षाओं। ऑप्शन फर्स्ट है उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। सेकंड है का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सह संबंध नहीं है। थर्ड है विद्यार्थियों की अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है। और फोर्थ है बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एकमात्र निर्धारक है, लेकिन हाँ, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। देखिए, शिक्षिका की अगर अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा जो है, अगर वो बार बार ये बोलते रहती है कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम तो कर ही नहीं सकते हो, तो तुम तो बिल्कुल गधे हो, तो उस पर नेगेटिव इफेक्ट होगा इसका। वहीं अगर वो प्रोत्साहित करेगी सीखने के लिए कि हाँ ये तुम कर सकते हो या फिर कर सकती हो या तुम बहुत अच्छा करोगी, तो ये जो अपेक्षा है वो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। सेकंड है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय रखकर। थर्ड है बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों को बीच बीच में भय की अवस्था में रखकर। फोर्थ है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके। तो प्रतिस्पर्धा को हमें बढ़ावा नहीं देना होता है या फिर भय का माहौल तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है, उन्हें सक्रिय रखना है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। उनका जो निष्पादन है, जो उन्होंने कार्य किया है, उस पर हमें समय समय पर उसका फीडबैक देना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ऑप्शन फर्स्ट है विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। सेकंड है विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि। थर्ड है रटंत अधिगम को महत्व देना और फोर्थ है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही होगा, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया गया है। तो ये हमारा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30 प्रश्न और इनमें से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।